सबसे बड़ी खबर इस समय पे हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, वो ये है कि भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र में कड़े मुकाबले में, ऐसी खबरें शुरुआती रुझान में थी। हमने तभी कहा था कि हम थोड़ा धीरज के साथ में उन रुझानों को आपके बीच साझा करेंगे। कई बार अति उत्साह में आप ऐसी खबरों को अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। हमारी आशंका सही साबित हुई। भूपेश बघेल भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव जीतते न दिख रहे हों, पर वह विधायक के तौर पर चुनाव जीतते हुए स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि पाटन विधानसभा क्षेत्र से वह अपने प्रतिद्वंदी विजय बघेल के मुकाबले अब 14,000 मतों के विशाल अंतर से आगे हैं। 14,000 मतों का विशाल अंतर। और खबर तो अब यह आ रही है कि भूपेश बघेल पाटन से चुनाव जीत गए हैं। तो भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, इस पर भले ही संशय रहे। टहली भले ही उनके मुख्यमंत्री बने रहने के संदर्भ में संदेह पैदा करती हो, पर पाटन ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। 14,000 मतों के विशाल अंतर से पाटन विधानसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल चुनाव जीत रहे हैं। यह खबर हमारे बीच में आ रही है। इसी प्रकार से बड़ी खबर महेश्वर से है। राजकुमार मेव, जो पिछली बार भाजपा के बागी उम्मीदवार थे, बगावत करके उन्होंने अपना जनाधार दिखाया था। उस जनाधार को भाजपा के प्रदेश ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया और 2018 के बागी को 2023 में प्रत्याशी बनाया। वो राजकुमार मेव भाजपा संगठन के इस फैसले को सही साबित कर दिए हैं और महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की वर्तमान विधायक, बड़ी नेता विजय लक्ष्मी साधो को पूर्व विधायक बना दिए हैं। विजय लक्ष्मी साधो चुनाव हार गई। राजकुमार मेव तकरीबन 4,500 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। गिरिजा जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। गिरिजा जी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे ये तो पता नहीं, पर विधायक तो रहेंगे। क्या कहते हैं? विजय बघेल के रूप में बड़ी चुनौती दे रहे थे। सांसद हैं दुर्ग के, पर सांसद में विधायकी भारी पड़ी। आमतौर पर मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ते हुए कोई प्रत्याशी चुनाव हार जाए, ऐसा विरले उदाहरण है। हालांकि 62 में डॉक्टर काटजू मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे। तो आमतौर पर मुख्यमंत्री का ऑरा इतना होता है कि वो अपना चुनाव जीत जाता है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई इतना उलटफेर होगा कि कांग्रेस की फिर से सरकार बन जाए। और जाहिर है कि सरकार नहीं बनने पर अब दो ही भूमिका बचती है उनके लिए। या तो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं वो, या दिल्ली में जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोई जगह उनको मिल सकती है, लेकिन वो आने वाले समय में तय होगा। बहरहाल ये है कि वो विधायक के रूप में रहेंगे और सरकार विपक्ष में उनकी भूमिका होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आंकड़ों से कि कांग्रेस विपक्ष में जा रही है। पर एक बात बताइए, 199 सीटें हैं राजस्थान में, और राजस्थान में 110, 112, 113 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, वो बीजेपी, और 70, 72, 75 पे आगे चल रही है कांग्रेस। पर अशोक गहलोत ने राजभवन में समय ले लिया और इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में क्या गिरिजा शंकर जी को अभी लगता है कि इंतजार करना चाहिए? और यह सवाल इसलिए उठता है कि 2013 में ऐसा दृश्य हमने देखा है छत्तीसगढ़ में। हालांकि वो समय निकल गया है। वो समय 12 से 2 बजे का था जब छत्तीसगढ़ में बन रही थी कांग्रेस की सरकार, और 2 बजे से बजते फिर से भाजपा की सरकार बन गई। अभी 4 बजने को है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपका अनुभव क्या कहता है? तस्वीर पूरी तरीके से साफ कब माननी चाहिए? यदि आधी सीट भी डिक्लेयर हो चुकी है और जिसमें कि सीटों का अंतर इतना अधिक है, तो फिर जाहिर है कि उसमें इस्तीफा देने में विलंब नहीं करना चाहिए। आप 2018 का मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए। चुनाव परिणाम चूंकि बहुत क्लोज थे और 2-4 सीटों का अंतर सरकार बनाने में भूमिका अदा कर सकती थी, इसलिए आखिरी चुनाव परिणाम तक रुका गया। लेकिन जैसे ही ये चुनाव परिणाम आए, 109 सीट के साथ बीजेपी सरकार बनाने में का बहुमत उनको नहीं मिला, तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा देने में कोई देरी नहीं की। दरअसल एक ग्रेसफुल होता है कि यदि जनादेश स्पष्ट है, जब सरकार बनाने की कोई हालात नहीं है, तो फिर इस्तीफा देने में देरी करना कोई बहुत इससे लाभ नहीं होता।
बहरहाल मैं एक विषय पर और बात करना चाहता हूं गिरिजा शंकर जी पर, कुछ अपडेट के साथ। सागर से रैली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल भार्गव, जो गुरुजी ने कहा है कि बड़ी भूमिका मिलेगी बेटा तुम्हें, एक चुनाव और लड़ लो, लड़ लिए। 72,000 वोटों से चुनाव जीत गए। असाधारण है, 72,000 वोट मिले नहीं है, 72,000 से जीते हैं। वहीं दूसरी ओर मंदसौर में गरुड़ से भाजपा के प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया 18,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। एक बात जो देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा के अधिकांश प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं वो 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 से जीत रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस और भाजपा का वोट का अंतर मुश्किल 50-60,000 का था, जिसमें 50,000 वोट भाजपा को ज्यादा मिले थे। पर इस बार ये वोटों का अंतर बहुत बड़ा रहने वाला है। मतलब कांग्रेस की जमीन खिसकी नहीं, बहुत तसल्ली से खिसकी है। लगभग ये सीटों नहीं बल्कि वोटों से भी दिखेगा। पर मेरे पास एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, वो अंबिकापुर क्षेत्र से। और अंबिकापुर क्षेत्र से जानकारी ये आ रही है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से टीएस सिंहदेव की हार का जो अंतर है वो घटता जा रहा है। जो सिंहदेव एक समय 9,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, अब वो 5,623 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 2008 को याद रखिएगा दर्शकों, 2008 में टीएस सिंहदेव पहले राउंड से पीछे चले थे, वो आखिरी राउंड में ऐसे जीते कि कुल मिला के 900 वोटों से जीत गए थे। 16वां राउंड चल रहा है, 16वें राउंड में टीएस सिंहदेव 5,623 मतों से पीछे है। आगे की कहानी के लिए इंतजार करेंगे और अभी हम गिरिजा शंकर जी के साथ बने रहेंगे। गिरिजा शंकर जी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहा था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहीं गफलत की शिकार तो नहीं हुई? क्या आप मानते हैं कि वाकई 2018 में लोग भाजपा से ऊबकर कांग्रेस को वोट दिए थे, या कांग्रेस ने दांव खेला था कर्ज माफी और साथ में 2500 रुपए में धान खरीदी? भाजपा अड़ी रही, धान पे बोनस नहीं देंगे। और जैसे ही इस विधानसभा चुनाव में 3 नवंबर को घोषणा पत्र के साथ अमित शाह ने आगे बोल दिया कि सरकार बनवा दो, धान पे बोनस हम भी दे देंगे, 3100 रुपए में धान हम खरीद लेंगे, कहानी बदल गई। नहीं, ऋण माफी और धान खरीदी जो है बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के पक्ष में, और एक एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के खिलाफ थी। दोनों का एक कंबाइंड असर हुआ था। चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को बीजेपी से अधिक सीटें मिली, लेकिन बहुमत स्पष्ट नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ में इसलिए दूसरी थी, यहाँ पर बीजेपी के सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी। बहुत से लोग ये बात करने लगे थे कि अब मुख्यमंत्री थोड़े बदल गए हैं और कुछ इस तरह का है, सब वो तमाम आम चर्चा में चीजें आ गई थी। और ऐसे में जब यदि एक बड़ा ऋण माफी का बड़ा हथियार था चुनावी, और उसके बाद धान खरीदी का, तो इसने, क्योंकि आप देखेंगे जो धान और किसानी जो है वो केवल छत्तीसगढ़ में गांव तक सीमित नहीं है। जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो भी खेती किसानी करते हैं, मतलब तो वो उसका असर शहर तक होता है। तो खेती किसानी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यदि उसी मुद्दे को आप अगले चुनाव में फिर से आजमाना चाहेंगे तो फिर वो काम नहीं आता। यदि एक बार किसानों का ऋण माफ हो गया है तो 5 साल बाद फिर किस ऋण को माफ करना चाहते हैं आप? तो ये चीजें काम नहीं आती, ये एक बार काम। गिरिजा जी, मैं बीच में रोकूंगा। क्या आप मानते हैं ये मुद्दा काम नहीं आया, या इस मुद्दे के लिए भाजपा भी तैयार हो गई इसलिए ये मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रह गया? अगर भारतीय जनता पार्टी अड़ी रहती कि हम जो एमएसपी है उसी पर ही धान खरीदेंगे जो 2200-2300 रुपए है, तो क्या आपको लगता है भाजपा ये आंकड़ा स्क्रीन पे दिखा पाती? क्या आपको लगता है कि अगर कर्ज माफी के लिए भाजपा तैयार नहीं हुई, पर 2 साल का बोनस जो उसने खुद नहीं दिया था उसके लिए तारीख सहित ऐलान कर दिया, भाई सरकार बनवा दो, 25 दिसंबर को ही बोनस दे देंगे, जो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए है, तो आपको लगता है कि वही हथियार चल दिया? महाभारत में प्रसंग आता है ना कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला, जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला, तो नतीजा क्या हुआ? कृष्ण जी आए और बचा ले गए। तो क्या आपको लगता है ब्रह्मास्त्र के जवाब में ब्रह्मास्त्र चल गया इसलिए नतीजा नहीं मिला? को 2018 के चुनाव के परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में मेरे ख्याल से हाईकमांड ने जरूर सोचा होगा, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते थे कि बोनस दिया जाए और एमएसपी से अधिक कीमत में खरीदी की जाए, लेकिन ये पार्टी हाईकमांड का फैसला था कि हम इस पर सहमत नहीं है। और 2018 में चुनाव पराजय में
ये एक बहुत बड़ी भूमिका बीजेपी के खिलाफ रही। इस चुनाव में मुझे लगता है कि हाईकमान ने जिस तरह कोर्स करेक्शन मध्य प्रदेश में किया, उसी तरह कोर्स करेक्शन छत्तीसगढ़ में भी किया, और वो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ से छीन लिया। जो ऋण माफी को लेकर जो नीति थी बीजेपी की कि उसको वो नहीं करना है, तो वो एक बार उसका इस्तेमाल कांग्रेस कर चुकी थी, उसका फायदा उसको मिल चुका था। तो अब ऋण माफी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि किसानों के एक बार ऋण माफी हो गई है, तो फिर दोबारा ऋण माफी किस बात की होगी। लेकिन धान की खरीदी और धान की कीमत, वो अभी भी मुद्दा था। बहरहाल मेरे पास में फिर से कुछ अपडेट है। कांग्रेस ने कैसे अपनी कब्र खोदी, इस पर क्या गिरिजा जी लगता है कि अपने को 2023 के लिए एक किताब लिखनी चाहिए? अब देखिए, रुझान जो आया है ना, उसी के संदर्भ में बात कह रहा हूं। गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र है। गोटेगांव से प्रत्याशी थे एनपी प्रजापति, जिनका टिकट पहले कांग्रेस ने काट दिया था। शेखर चौधरी को उम्मीदवार घोषित कर दिया था 15 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को सूची आई तो शेखर चौधरी का टिकट काट दिया, एनपी प्रजापति को प्रत्याशी बना दिया। वहां पर महेंद्र नागेश को प्रत्याशी बनाया भाजपा ने। प्रहलाद पटेल के चेले हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो महेंद्र नागेश तो 44,000 वोटों से चुनाव जीत गए गिरिजा जी। पर आप देखिए ना, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक एनपी प्रजापति चुनाव हार तो गए, पर कांग्रेस का प्रत्याशी होकर भी तीसरे नंबर पर आए हैं, और शेखर चौधरी दूसरे नंबर पर आ गए, जो निर्दलीय लड़े। क्या कहते हैं, किताब के लिए ठीक ठाक विषय है कि नहीं? हो रहा है जब कांग्रेस में दो ऐसे नेता कांग्रेस को लीड कर रहे थे मध्य प्रदेश में, जो वरिष्ठतम है, बहुत अनुभवी हैं, चुनाव लगातार जीतते रहे हैं, चुनाव लड़वाते रहे हैं, और उसके बाद यदि ये होना, ये अपने आप में दिखाता है कि कितने गलत अति आत्मविश्वास में ये कांग्रेस के दोनों नेता चल रहे थे। ये केवल गोटेगांव में नहीं हुआ, आप देखेंगे शिवपुरी में क्या हुआ। 3-4 और इस तरह की सीटें हैं जहां पर इस तरह के प्रत्याशी बदलना हुआ आखिरी मौके पर, और इन्हीं प्रत्याशियों को लेकर सार्वजनिक रूप से कपड़े फाड़ की का प्रसंग हमारे सामने आया। तो मुझे कई बार ये लगता है कि इतने वरिष्ठ और इतने अनुभवी नेता होने के बाद यदि ऐसी स्थितियां बनती है किसी पार्टी में, तो जाहिर है कि या तो उनके अनुभव और वरिष्ठता को एक बार देखा जाए, या फिर कहीं दूसरी चीजें पार्टी के अंदर आंतरिक समीकरण इस तरह काम कर रहे हैं कि जानबूझकर ये आत्मघाती कदम पार्टी उठाती है। गिरिजा जी, आपको कुछ और रोचक अपडेट लगातार देता रहूंगा ताकि बातचीत में रोचकता बनी रहे। तो अब छत्तीसगढ़ पे आते हैं। कांग्रेस ने कमाल के प्रयोग किए। एन चुनाव से पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, मोहन मरकाम उनका नाम था, उनको मंत्री बनाया। थोड़ी देर पहले सूचना आई कि मोहन मरकाम निपट गए। लता उसेंडी ने उन्हें 18,000 वोटों से हरा दिया। बस्तर से एक और प्रत्याशी बनाया गया जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, नाम है उनका दीपक बैज, सांसद भी है वो बस्तर के। और चित्रकूट से उन्हें प्रत्याशी बनाया, जहां से वो 2018 में विधायक बने थे। आप कमाल देखिए कांग्रेस का। 2018 में दीपक बैज चुनाव लड़े विधानसभा का, जीत गए। फिर आ गया लोकसभा चुनाव 6 महीने बाद, तो उनको सांसद ही लड़वा दी, वो उसे भी जीत गए। अब 2023 आया, दीपक बैज फिर प्रत्याशी हो गए विधानसभा के, पर जनता को नहीं भारा है। 10,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। क्या कहते हैं गिरिजा जी? एक दौर था कांग्रेस का जब ये कहावत होती थी कि बिजली के खंबे को तिरंगा पहना दो या वो कांग्रेस का झंडा पहना दो, वो चुनाव जीत जाएगा। वो दौर अब केवल किताबों में बची है। ये जो अति आत्मविश्वास कांग्रेस ने दिखाया बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में, उनको ऐसा लगा कि हम कुछ भी फैसला करेंगे, वो जनता जो है मतदाता हमसे इतनी मुग्ध है हमसे, हमारे कामों से, कि हमारे हर फैसले को स्वीकार करेगी। ये एक भ्रम था उनका, और इस भ्रम का शिकार दोनों राज्यों में कांग्रेस को होना पड़ा है। तो कुल मिलाकर भ्रम में रही कांग्रेस के कारण ये है। लेकिन मेरे पास में कुछ और रुझान। धार की कुक्षी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री सुरेश सिंह बघेल चुनाव जीत गए हैं। खंडवा के पंधाना से भाजपा की छाया मौर्य चुनाव जीत गई है। हरसूद से वन मंत्री विजय शाह चुनाव जीत गए हैं। मुरैना में सबलगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सरला रावत
चुनाव जीत रही हैं। तो जौरा में कांग्रेस के पंकज उपाध्याय जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ से जो प्रत्याशी और वित्त मंत्री हैं 58,133 मतों से चुनाव जीत गए हैं। पर हमने टीएस सिंहदेव के संदर्भ में कहा था 2008 को याद रखना भाई, लगातार हारे थे, आखिरी में जीत गए थे। वही सिलसिला चल निकला है। 16वें में उनकी हार का जो अंतर था वो 5,500 वोट के करीब था। 17वें राउंड के बाद में वो अंतर 4,206 रह गया है। आखिरी राउंड तक इंतजार कीजिएगा। अभी से टीएस सिंहदेव जी का भविष्य तय मत कर दीजिएगा। अगर उन्हें गुलदस्ते देने के लिए ले रखे हैं तो फेंक मत दीजिएगा, अभी उम्मीद बाकी रखिएगा। अहिरवारा से डोमनलाल कुर्देवाड़ा चुनाव जीत गए हैं। हर्षिता बघेल डोंगरगढ़ से चुनाव जीत गई हैं। इसी प्रकार से रामानुजगंज से राम विचार नेताम ने 29,780 मतों के विशाल अंतर से चुनाव जीत लिया है। और बड़ी खबर, जब कांग्रेस के खिलाफ खबरें आ रही है उसमें कांग्रेस के लिए अच्छी खबर भिलाई से है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे एक बार फिर चुनाव हार गए हैं, क्योंकि देवेंद्र यादव यहां से चुनाव जीत गए हैं। भिलाई में वैशाली नगर, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, अहिरवारा सारी सीटें भाजपा जीत रही है। हार रही है तो कौन सी? पाटन और भिलाई। प्रेम प्रकाश पांडे तमाम कोशिशों के बावजूद भी चुनाव जीत पाने में सफल नहीं हुए हैं।